हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। स्ट्रेट लाइन में जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना जो है सीख लिए थे। अब हम लोग आते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन्स। एक स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग जो है देखते हैं। जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब a b और c जो है यह एक कांस्टेंट है, यह एक रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर ये नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में समझो, हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू जो है 2 हो गया, b का वैल्यू जो है 3 हो गया और c का वैल्यू -5 हो गया। तो ये हो गया a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -5। तो जब भी जनरल इक्वेशन का बात आएगा तो हम लोग जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी का इक्वेशन को जो है हमेशा माइंड में इस इक्वेशन को ही रखा जाएगा। अब इस इक्वेशन का यूज कहाँ कहाँ करना है इस चीज़ को देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो स्टडी किया था, फर्स्ट में स्टडी किया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब इस इक्वेशन को, और ये फॉर्म क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब इस जनरल इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे लिखा जाता है इस चीज़ को सीखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ ए जनरल इक्वेशन इनटू ए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो फर्स्ट हम लोग जो है जनरल इक्वेशन को चेंज करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्म होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और जनरल इक्वेशन क्या होता है, ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर कैपिटल C है, इस दोनों में कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो अब लेफ्ट साइड में सिर्फ y है, तो लेफ्ट साइड में सिर्फ y वाले पोर्शन को रखेंगे और जितने भी रिमेनिंग पोर्शन है वो सारे पोर्शन को जो है राइट साइड में जो है लिखेंगे। तो अब ये क्या हो गया, बी वाई इक्वल टू हो गया माइनस ax माइनस सी, और y इक्वल टू क्या हो गया माइनस ax बाई बी प्लस माइनस सी बाई बी, ये फॉर्म हो गया। अब यहाँ के बाद लिखते हैं और y इक्वल टू ये हो गया माइनस a बाई बी इंटू एक्स प्लस ये हो गया माइनस सी बाई बी। तो ये जो फॉर्म हो गया यही फॉर्म क्या कहलाएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो कोई भी जनरल इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन के साथ आप कंपेयर कीजिएगा तो कंपेयर किए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर जो m है ये m क्या कहलाता है, स्लोप, और इसका कंपेयर इसके साथ होगा, इसका कंपेयर c क्या है यानी कांस्टेंट है। ये स्लोप कितना हो गया माइनस a बाई बी, और कांस्टेंट जो c टर्म है ये हो गया माइनस सी बाई बी हो जाएगा। ये a नहीं, ये जो है ये b होगा, ये जो है कैपिटल C है। तो जब भी कोई अगर जनरल इक्वेशन दिया हुआ है उस जनरल इक्वेशन को अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग को अगर लिखना है तो उसको इस मेथड से जो है लिखते हैं। जैसे इस पे अब जो है एक एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग जो है लिखते हैं एक जनरल इक्वेशन जो है ले लेते हैं। जनरल इक्वेशन लेते हैं फर्स्ट में 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन में देखो यहाँ पर ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। अगर डायरेक्ट हम लोग को स्लोप चाहिए तो ये हो गया माइनस a बाई बी, और माइनस a तो माइनस 2 बाई बी का वैल्यू 3, तो ये हो गया माइनस 2 बाई 3। अगर कांस्टेंट टर्म चाहिए c इक्वल टू, तो ये है माइनस
ये होता है -5/b का वैल्यू 3, तो ये हो गया 5/3। तो यही टर्म आएगा कांस्टेंट में स्लोप और एक कांस्टेंट। अब इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखे तब पर भी सेम ही आएगा। जैसे देखो, अगर अभी हम लिख दे इस टर्म को, यह है 2x + 3y - 5 = 0 और 3y = हो गया -2x + 5 और y = हो गया -2/3 × x + 5/3। यही जो टर्म था जनरल इक्वेशन के साथ जो आया था, ये था जनरल इक्वेशन वाले को हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में जो है चेंज कर लिए। स्लोप इंटरसेप्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या था, y एक्सिस के साथ जो इंटरसेप्ट कर रहा था, जिसका ग्राफ जो है इस टाइप का था। जब हम लोगों ने स्टडी किया था, यह कोई लाइन है जो y एक्सिस को c डिस्टेंस से ओरिजिन से जो है इंटरसेप्ट कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट था 0, c। अगर ये AB एक लाइन है तो AB लाइन का ये इक्वेशन था y = mx + c। तो इससे हमको स्लोप मालूम होगा, तो जिस लाइन से स्लोप मालूम होगा तो इसीलिए इसका नेमिंग जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है ये कहा जाता है। तो अब ये था कि एक जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जब भी करना हो तो हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। y को सिर्फ लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाद बाकी को राइट साइड में लिखेंगे। अब हम लोग आते हैं जो ये सेकेंड कन्वर्ट करना है, वो है इंटरसेप्टेड फॉर्म। एक जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्टेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, अब इस चीज को देखो। ये सेकेंड, ये है इंटरसेप्टेड फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, याद करो, x/a + y/b = 1। ये ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे आता है। यह एक x एक्सिस है, ये है y, ये है ओरिजिन। कोई लाइन है, मान लो कि यह AB है। यहाँ पर x एक्सिस को ये a डिस्टेंस पे कट कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट a, 0 होगा, और y एक्सिस को जो है ये b डिस्टेंस पे कट कर रहा है ओरिजिन से, इसका कोऑर्डिनेट 0, b होगा। तो यह AB लाइन का इक्वेशन है, इसको इंटरसेप्टेड फॉर्म में कहते हैं। अब एक जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो यह हो गया एक जनरल इक्वेशन ax + by + c = 0। तो अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है। इससे हमको स्मॉल a स्मॉल b का मालूम चलेगा वैल्यू, मीन्स ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर यह लाइन जो है पास करेगा, चाहे फिर कट करेगा x एक्सिस को और फिर y एक्सिस को। तो ये क्या हो गया, देखो इस फॉर्म में लिखना है तो x और y जो है ये तो लेफ्ट साइड में है, तो कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाओ। ये हो गया ax + by = -c। और इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ax + by / -c = 1। और अब सेपरेट कर दो तो -a/c ऐसे लिखो। ये हो गया ax / -c + by / -c = 1। और ऊपर में x का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रहना चाहिए, इसीलिए जो x का कोएफिशिएंट है इसको c के बाय में ले आएंगे। ये हो गया x / -c/a, फिर प्लस y / -c/b = ये हो गया 1। तो कोई भी जनरल इक्वेशन को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये फॉर्म क्या कहलाएगा, स्लोप। ये स्लोप नहीं, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें स्मॉल a का वैल्यू क्या हो गया, ये जो पार्ट हो गया ये कहलाएगा स्मॉल a का वैल्यू -c/a, और b क्या हो गया -c/b। मीन्स x एक्सिस को -c/a का जो वैल्यू होगा उतना डिस्टेंस पे कट करके निकलेगा, और
y एक्सिस को जो है जो b डिस्टेंस पे कट कर रहा है उसका जो वैल्यू होगा वो -c/b हो जाएगा। तो कोई भी जनरल इक्वेशन से हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से जो है वो हम लोग जो है ये कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग का थर्ड पोर्शन जो है यह है एक जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, इंटरसेप्टेड फॉर्म हो गया। अब नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, थर्ड पार्ट, नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, देखो याद करो, ये जो है एक्स वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, इस नॉर्मल यहां से कोई एक लाइन पास कर रहा है P और ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये P जो है ये, इसको P मत मानो, C पॉइंट मान लो, ये A है और ये B है, तो और ये एंगल जो है थीटा है। तो AB लाइन का इक्वेशन क्या था, अगर इसको प्रोजेक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो P cos थीटा और ये कितना था, ये था P sin थीटा। तो इक्वेशन ऑफ AB लाइन क्या बताए थे, इक्वेशन ऑफ AB लाइन ये हम लोग का होता था x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू P, ये था नॉर्मल फॉर्म का। अब अगर एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है और उस जनरल इक्वेशन को अगर नॉर्मल फॉर्म में हमको लिखना है तो साइन थीटा P क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये फ्रॉम द ओरिजिन, एंड cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखो एक जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लेते हैं। अब ये इक्वेशन दिया रहेगा, अब बोलेगा इस इक्वेशन को आप नॉर्मल फॉर्म में लिख के जो है वो दिखाइए। तो जस्ट cos थीटा sin थीटा का वैल्यू और P का वैल्यू को इस इक्वेशन से निकाल लेंगे और इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हो गया। तो यहाँ पे मेन है कि हम लोग परपेंडिकुलर को, साइन थीटा को और cos थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब जो परपेंडिकुलर फॉर्म का इक्वेशन है, इसका इक्वेशन क्या है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा प्लस P है, ये इक्वल टू P है। अब इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं या फिर इसको राइट साइड में ले जाओ। तो इक्वेशन फर्स्ट को लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया ax प्लस by इक्वल टू c को ले जाओ लेफ्ट साइड से राइट तो माइनस c। और ये जो इक्वेशन है सेकेंड वाले, ये सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये क्या है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू P। अब x के कोफिशिएंट y वाले को y के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करो, तो ये हो गया a बाय cos थीटा, जस्ट x का कोफिशिएंट y, इस इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट ये इक्वल टू b, y का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट इक्वल टू माइनस c बाई p, ये हो गया। अब यहां से हम लोग a और b का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू ऑल्सो दिस। हम लोग क्या लिखते हैं कि a बाय cos थीटा इक्वल टू हो गया माइनस c बाई p, और cos थीटा कितना हो गया, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो गया माइनस AP बाई c। सिमिलरली ये कितना हो गया, b बाय साइन थीटा इक्वल टू माइनस c बाई p, और साइन थीटा इक्वल टू जो है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये हो गया माइनस BP बाई c। एक हो गया ये और एक हो गया ये। हम लोग को चाहिए P का वैल्यू। अगर P का वैल्यू मिलेगा तो देखो इजी वे से cos थीटा का और sin थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा।
तो P कैसे निकालेंगे? देखो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो होता है ना, और साइन का थीटा का वैल्यू कितना है? ये है माइनस BP/C इस पूरे का स्क्वायर प्लस कॉस का वैल्यू हो गया माइनस AP/C इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जब सोल्व करोगे तो ये हो गया B² P² प्लस ये A² P² इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व करो, तो जब सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो सोल्व करने के बाद ये हो गया, एलसीएम तो सेम रहेगा C² तो ये हो गया बाय C² B² P² प्लस A² P² इक्वल टू 1, और ऊपर में P² कॉमन हो जाएगा तो ये हो गया B² प्लस A² इक्वल टू C² क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और P इक्वल कितना हो गया? C² बाय A को लिखते हैं फिर B को लिखते हैं एक सीक्वेंस में, ये स्क्वायर है, और P इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया रूट अंडर, ये पावर स्क्वायर है, राइट साइड पावर को लेके जाएंगे तो स्क्वायर होगा, ये हो गया C² बाय A² प्लस B²। अब C का तो रूट से बाहर हो गया, तो रूट से जब भी बाहर होगा 2 वैल्यू होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब इसका क्या हो गया? प्लस माइनस C बाय रूट अंडर A² प्लस B²। अब देखो अब 2 वैल्यू तो ले नहीं सकते, P क्या है? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इस निगेटिव वाले को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि P क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डिस्टेंस निगेटिव में नहीं लिया जाता है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? तो P का वैल्यू क्या हो गया? C बाय रूट A² प्लस B², तो ये हो गया P का वैल्यू। अब अगर हमको साइन थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा? देखो साइन थीटा कितना लिखे हैं? माइनस BP/C, और साइन थीटा कितना हो गया? देखो माइनस P का वैल्यू हो गया C बाय, ये जो डिनोमिनेटर में है नीचे में आ गया, ये C इंटू रूट अंडर A² प्लस B², C से C कैंसिल, और साइन थीटा इक्वल टू हो गया माइनस B बाय रूट अंडर A² प्लस B²। अब अगर कॉस थीटा हमको चाहिए तो कॉस थीटा कितना हो गया? देखो कॉस थीटा है माइनस AP/C, और कॉस थीटा इक्वल टू माइनस P के जगह हो गया C बाय रूट अंडर, नीचे में आ जाएगा A² प्लस B² इंटू C, C से C कैंसिल, और कॉस थीटा इक्वल टू माइनस A बाय रूट अंडर A² प्लस B², ये हो गया। तो जब भी हम लोग को एक जनरल इक्वेशन को अगर नॉर्मल फॉर्म में निकालना रहे तो सबसे पहले हम लोग जो है P का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद कॉस थीटा का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जो हम लोग का नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है x cos थीटा, तो उस cos थीटा के जगह पर ये पुट कर दिया जाएगा, फिर y sin थीटा, तो sin थीटा के जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम लोग सेल्फ टेस्ट जो है जब 2 का क्वेश्चन बनाएंगे उस टाइम में ये सारे फॉर्मेट का यूज होगा। अभी जस्ट हम बता रहे हैं कि एक जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज कैसे किया जाता है, इस चेंज करने का टेक्निक को पहले सीख लो। तो कोई भी जनरल इक्वेशन को जो है हम लोग 3 फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकेंड है ये सेकेंड जो है इसका जो है इंटरसेप्टेड फॉर्म होता है, और थर्ड जो है वो है नॉर्मल फॉर्म। ये है एक जनरल इक्वेशन को इंटरचेंज करने का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का एंगल बिटवीन द 2 लाइंस। ये तो पहले भी बताए हैं फिर भी समझ लो, 2 लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, चाहे वो जनरल इक्वेशन दिया हुआ हो चाहे फिर नहीं दिया हुआ हो।
जैसे देखो ये टॉपिक का नाम लिख देते हैं, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। टू लाइंस के बीच का एंगल जो है ये कैसे निकालते हैं। ये मान लेते हैं ये लाइन 1, ये है ए बी, ऐसे लिखो, ये हो गया लाइन 1। ये ले लेते हैं सी डी, ये हो गया लाइन 2। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया पाई माइनस थीटा ना, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे मैक्सिमम तो 180 डिग्री होगा। अगर इसका अगर स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है तो यहाँ पे हमेशा जब भी एंगल बिटवीन द टू लाइन आएगा तो टू एंगल आएगा, एक एक्यूट एंगल होगा और एक ऑब्ट्यूज होगा। तो ये बताए थे कि टेन थीटा कितना होता है बताओ, ये बताए थे मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, m1 इंटू m2 का ये जो है मॉड वैल्यू। या फिर ऐसे भी बताए थे कि टेन थीटा अगर मॉड के टर्म में नहीं लिखना है तो प्लस माइनस जब मॉड हटेगा दो वैल्यू आएगा, एक हो गया m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर m1 m2 अगर जनरल इक्वेशन के टर्म में दिया हुआ है तो कैसे करते हैं यूज, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन 1, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 जनरल फॉर्म में लिखो, ये हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ लाइन 2 ये हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये जो है c1 है। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या होता है, अगर m1 निकालना चाहे, m1 क्या हो गया स्लोप, ये स्लोप ऑफ द लाइन 1, ये फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। ये क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, b1 हो गया, एंड m2 कितना हो गया माइनस a2 बाय b2। अब यहाँ पर टेन थीटा कितना हो जाएगा, अगर मॉड के टर्म में लिखेंगे तो ये हो गया माइनस a1 बाय b1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया a2 बाय b2 और डिवाइडेड बाय 1 फिर प्लस, ये हो गया m1 इंटू m2, तो a1 b1 इंटू a2 बाय b2। अब इसको सोल्व कर लो, तो जब इसको सोल्व करोगे तो अब देखो इस पोर्शन में हम सोल्व कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो तो, और टेन थीटा इक्वल टू हो गया मॉड, पहले पॉजिटिव वाले को लिख लो, ये हो गया a2 बाय b2 माइनस a1 बाय b1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये हो गया a1 a2 डिवाइडेड बाय b1 b2। अब देखो क्या हो गया, इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो गया, और टेन थीटा इक्वल टू एलसीएम लो, एलसीएम हो गया b1 b2, अब इसको डिवाइड करो तो b1 रह गया, तो कितना हो गया a2 b1 फिर माइनस इस b1 के साथ इसको डिवाइड करो तो रह गया b2, तो अब कितना हो गया a1 और b2, ये हो गया फर्स्ट वाले। अब सेकेंड वाले में देखो एलसीएम लेकर के जो है 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन b1 b2 प्लस a1 a2 और डिवाइडेड बाय b1 b2। जब इसको सोल्व करोगे इस पोर्शन से ये जो है फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब कितना हो गया टेन थीटा इक्वल टू हो गया मॉड a2 b1 माइनस a1 b2 और डिवाइडेड बाय b1 b2 प्लस a1 a2, ये हो गया मॉड के टर्म में। अगर मॉड के टर्म में नहीं ये लिखना है तो प्लस माइनस, ये हो गया a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाय b1 b2 प्लस a1 a2, तो ये हो गया एंगल बिटवीन द टू लाइन। जब टू लाइन दिया हुआ हो तब जब दोनों
या तो आपको कोई भी फॉर्म में दिया हुआ हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ उस लाइन के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिसका जनरल इक्वेशन दिया हुआ रहे। अगर जनरल इक्वेशन दिया रहेगा टू लाइन तो A1 A2 B1 B2 सारे मालूम रहेगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल निकल जाएगा। एक बार पॉजिटिव लेंगे और ये सेकेंड बार जो है वो निगेटिव लिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है एंगल बिटवीन द टू लाइन जो है मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब टू लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा तो उसका हम लोग जो है पॉइंट कैसे निकालते हैं ये देख लो। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू लाइन्स, दो लाइन के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर सिंपल ये भी कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ द टू लाइन्स व्हेन इंटरसेक्ट ईच अदर। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, जैसे देखो यह एक लाइन हुआ, ये लेते हैं L1, यह एक लाइन हुआ, ये हो गया L2। तो ये पॉइंट जो हुआ मान लेते हैं A, यही पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा x और y, यही क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट हो गया ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो x और y दोनों को सेटिस्फाई करेगा। जैसे देखो अगर इसका इक्वेशन हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इस लाइन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर हम लोग x के जगह पे अल्फा और y के जगह पर बीटा ले लेते हैं तो अल्फा बीटा कितना होगा? तो इस जो इक्वेशन 1 है, लाइन 1 का इक्वेशन x के जगह जहां जहां है अल्फा पुट कर देंगे, इसमें भी x के जगह जहां जहां है ये बीटा पुट कर देंगे, तो हम लोग को इजी वे से अल्फा बीटा निकल जाएगा। तो कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है तो उस पॉइंट का जो x और y कोऑर्डिनेट होगा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो तो लाइन 1 का इक्वेशन कितना है? लाइन 1 जो है चाहे फिर L1 बोलो, इसका इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट A। लिखते हैं लाइन 1 पासेस थ्रू द पॉइंट A। तो A पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, तो A पॉइंट का जो x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स ये इक्वेशन क्या हो गया? a1 अल्फा प्लस b1 y के जगह बीटा प्लस c1 इक्वल टू 0। सिमिलरली लाइन 2 जो है, सिमिलरली L2 passes through the point A का वैल्यू अल्फा बीटा भी लिख सकते हो, चाहे फिर सिंपल A लिख सकते हैं। तो A2 कितना है? दैट इज डायरेक्ट हम लिख देते हैं A2 अल्फा प्लस ये हो गया B2 बीटा प्लस C2 इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड लाइन का। अब हमको अल्फा बीटा चाहिए, तो दो लाइन जब मालूम रहे तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक्स वाई बोलो चाहे अल्फा बीटा। देखो इस अल्फा बीटा के जगह डायरेक्ट हम लोग एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो जब एक्स वाई लिखेंगे तो इक्वेशन एक्स वाई के टर्म में ही आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो जब हम लोग इसमें हम लोग अल्फा बीटा का वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? देखो इस पॉइंट पर जो है रिमूव करके लिख देते हैं जिससे समझने में इजी रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 इक्वल टू 0। और सेकेंड क्या है? a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसको हटा दो। अब देखो
कॉफिशिएंट के साथ कंपेयर करके लिखो, और अल्फा बाय इस पॉइंट पे हो, इसको जो है कवर करो। B1C2 जो कॉफिशिएंट है उसको मल्टीप्लीकेशन करो, B1C2 माइनस C1B2 इक्वल टू बीटा, इसके आगे वाले टर्म में जाओ, C1A2 माइनस ये हो गया C2A1 इक्वल टू कांस्टेंट बाय 1 बाय ये हो गया A1B2 और माइनस B1A2 ये हो गया। अब देखो यहां से तो अल्फा बीटा तो निकल जाएगा, और अल्फा कितना हो गया, दिस इक्वल टू दिस, तो अल्फा क्या हो जाएगा, इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो B1C2 माइनस C1B2 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस B1A2, ये हो गया अल्फा का वैल्यू। एंड बीटा कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस, तो बीटा इसका क्रॉस ये मल्टीप्लीकेशन C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस B1A2, तो ये हो गया बीटा का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग जो है जब भी टू लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों लाइन का अल्फा और बीटा का वैल्यू जो है इजी वे से हम लोग जो है निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, जब हम लोग सेल्फ टेस्ट 2 सोल्व करेंगे उसमें जो है बताएंगे। अभी जस्ट जितना थ्योरी पोर्शन और कंडीशन बेस होता है स्ट्रेट लाइन का उसको समझो। अब इसमें नेक्स्ट पोर्शन जो हम लोग को पढ़ना है यह है कि टू लाइन जो है पैरेलल कब होगा, जब जनरल लाइन के टर्म में इक्वेशन दिया हुआ हो। तो लिखते हैं कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी, ये शॉर्ट में लिखते हैं पैरेलल, परपेंडिकुलर, coincide and ये coincide होगा एंड इंटरसेक्ट, मीन्स टू लाइन पैरेलल कब होगा, परपेंडिकुलर कब होगा, coincide कब करेगा और इंटरसेक्ट कब जो है वो होगा। ये हम लोग जस्ट कंडीशन चेक करके बता सकते हैं कि क्या है। जैसे इक्वेशन ऑफ L1 लाइन 1 का ले लेते हैं, ये लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ L2 लाइन 2 ये लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन में लेते हैं कंडीशन फॉर पैरेलल। जब टू लाइन पैरेलल होगा तो क्या होना चाहिए, जस्ट जो XY का कॉफिशिएंट है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, अगर कोई टू लाइन में A1 बाई A2 का जो रेशियो होगा अगर वो इक्वल टू B1 बाई B2 के रेशियो के इक्वल है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है। सेकेंड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर के लिए क्या हम लोग जो है जानते हैं कि दो लाइन का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1। तो देखो तो अगर इस लाइन का स्लोप अगर m1 है, इस लाइन का स्लोप अगर m2 है तो क्या होना चाहिए, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 का वैल्यू क्या होता है, -x का कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाय y, तो -a1 बाय b1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -a2 बाय b2। अब इस वैल्यू को रख दो, ये तो हो गया स्लोप के फॉर्म में। अब लाते हैं कॉफिशिएंट के फॉर्म में, तो -a1 बाय b1 इंटू -a2 बाय b2 ये हो गया इक्वल टू -1। माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन प्लस हो गया, तो a1 a2 बाय b1 b2 इक्वल टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो a1 a2 इक्वल टू -b1 b2, इसको लेफ्ट साइड ले जाओ
तो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। जब भी दोनों कॉफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन a1 a2 x का कॉफिशिएंट और y के कॉफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन का समेशन अगर 0 हो जाए तो हम बोलेंगे कि दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। थर्ड में है कि दोनों लाइन जब कोइंसाइड करेगा, कंडीशन फॉर कोइंसाइड के लिए जस्ट a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। जब कोई भी टू लाइन में अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 का अगर रेशियो इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दोनों लाइन जो है ये कोइंसाइड करेगा, मीन्स एक ही लाइन में होगा। जैसे देखो इस टाइप में अगर ये x एक्सिस है y है तो दोनों लाइन जो है मान लो ऐसे है तो इस लाइन पर ही जो है वो जाएगा, तो दोनों लाइन जो है कोइंसाइड कर गया। लास्ट में अगर इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं, कंडीशन क्या है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं जो है कर रहा है। अगर हमको चेक करना हो तो अगर इंटरसेक्ट करेगा तो a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर टू लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अगर दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट नहीं किया तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 मीन्स वो पैरेलल हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो a1 बाई a2 का जो वैल्यू होगा वो b1 बाई b2 के वैल्यू के इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल हो गया तो दोनों तो इक्वल हो गया पैरेलल ना, तो जब दोनों a1 बाई a2 का रेशियो और b1 बाई b2 का रेशियो अगर इक्वल नहीं हो मीन्स दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो है ये 4 कंडीशन है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में जो है काफी हेल्पफुल करता है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अगर कोई लाइन दिया हुआ हो तो उस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का क्या होता है इक्वेशन। देखो इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए पैरेलल लाइन एंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए परपेंडिकुलर लाइन। देखो अगर कोई लाइन दिया हुआ है a1 x जनरल में लिख लो, यह है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन ऑफ ए पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ ए पैरेलल लाइन, तो इस लाइन का पैरेलल लाइन का तो स्लोप तो सेम होगा ना। तो जब भी लिखना तो यहां से इस पोर्शन तक जैसे 3D में पढ़ रहे थे ये दोनों सेम रहेगा। तो ये हो गया ax प्लस by प्लस, लेकिन कांस्टेंट वो चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं कि कोई k, अब k का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यह कंडीशन दिया हुआ रहेगा। अब सेकेंड, अगर इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर लाइन, अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन है, जैसे मान लो कि ये लाइन जा रहा है ऐसे, ये है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर तो ये हो गया ना। तो इस लाइन का इक्वेशन अगर L2 है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो अगर डायरेक्ट लिखना हो तो इस लाइन का इक्वेशन जस्ट इसके कॉफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो, ये यहाँ ये यहाँ, और बीच का साइन जो है अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव या निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। तो यह हो गया bx माइनस ay प्लस k कर दो, ये हो गया। अब k कैसे होगा, k एनी कांस्टेंट है, यह अनदर कंडीशन दिया रहेगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव के बदले जो निगेटिव दिए हैं अल्टरनेट साइन, हम लोग x के कॉफिशिएंट के पास भी दे सकते हैं। तो ये माइनस bx प्लस ax प्लस k इक्वल टू 0, ये 0। तो या तो x वाले कॉफिशिएंट के पास साइन चेंज कर दो या फिर y वाले के पास जो है वो साइन जो है वो चेंज कर दो। लास्ट पोर्शन है, अगर मान लो कि 3 लाइन दिया हुआ हो और 3 लाइन अगर कंकरेंट होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, ये कंकरेंट फॉर
3 लाइन्स। अगर 3 लाइन्स दिया हुआ है तो तीनों लाइन जो है वो कंकरेंट होगा। आपको बोलेगा चेक कीजिए कि गिवन 3 लाइन्स आर द कंकरेंट। जैसे फर्स्ट लाइन L1 लाइन लेते हैं, ये है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ये सेकेंड लाइन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। एंड थर्ड लाइन है A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। तो जब भी अगर कोई 3 लाइन कंकरेंट होगा तो इस लाइन का जो एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट है उसको 3/3 मैट्रिक्स के टर्म में लिखो या डिटर्मिनेंट के टर्म में लिखो और उसका वैल्यू निकालो। अगर वैल्यू 0 आ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यह जो है कंकरेंट है। तो देखो कंडीशन फोर लाइन्स आर कंकरेंट। ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो जब भी 3 लाइन का इक्वेशन में अगर कंडीशन कंकरेंट का दिया हुआ हो और पूछा जाए, इसमें एक साथ बहुत सारे B1 का वैल्यू नहीं देगा, बोलेगा B1 निकाले, C1 का वैल्यू नहीं देगा, C1 निकाले, तो हम लोग इस मेथड से जो है वो निकाल सकते हैं। इतना थ्योरी के बाद आप जो है, जो आपको इंस्टीट्यूट से बुकलेट दिया गया है, उस बुकलेट में आप लोग जो है सेल्फ टेस्ट 2 जो है ये इजी वे से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आप लोग पहले सेल्फ से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में सेल्फ टेस्ट 2 का जितना क्वेश्चन है, जो टफ पोर्शन होगा उसको सोल्व करके वीडियो बना करके जो है आपको सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी डाउट हो आकर के आप जो है पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।